ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी भी वास्तविक घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और इस केस के डीप एनालिसिस के लिए बनाया गया है। लेकिन याद रखिए, इसके पीछे जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो 100% असली है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे शातिर दिमाग को डिकोड करने वाले हैं जो कानून से हमेशा 2 कदम आगे चलता था। सिस्टम के लिए एक अनसुलझी पहेली, विकास चौहान। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक मास्टरमाइंड के उन खौफनाक पैंतरों का पूरा एनालिसिस है जिनसे वो हर बार साफ बच निकलता था। आइए सबसे पहले इस पूरे केस के सबसे बड़े रहस्य पर बात करते हैं, वो राज जिसने सबको उलझा कर रख दिया। आखिर विकास चौहान कभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हर उस इंसान के जहन में आता है जिसने कहानी सुनी है। इसका जवाब कोई किस्मत या पुलिस की नाकामी नहीं है। सच तो ये है कि वो एक अल्टीमेट मास्टरमाइंड था, एक ऐसा क्रिमिनल जिसने अपनी हर एक चाल, हर एक दांव बहुत पहले से प्लान कर रखा था। उसका कोई भी कदम गलती से नहीं उठा था। उसकी पहली स्ट्रैटेजी थी स्मार्ट रिकॉर्डिंग गेम। ये तरीका इतना चालाक था कि अच्छे अच्छे वकील भी चकमा खा जाएं। जरा उसके काम करने के तरीके को समझिए। वो कभी भी फोन पे सीधे पैसे या रकम का नाम नहीं लेता था। वो कहता था, तुम्हारा एन है, इसे दुगना करना होगा, मैं एन को किस्तों में दूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ रुपए, डॉलर या किसी भी करेंसी का कोई जिक्र नहीं है। उसने अमाउंट वर्ड को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह एक सिंपल कोड वर्ड यूज किया, इंग्लिश का अल्फाबेट एन। अब देखिए कि ये पैंथरा कानूनी तौर पर कितना खतरनाक था। पीड़ित को लग रहा है कि लाखों रुपयों की बात हो रही है, लेकिन लीगली विकास सिर्फ एक हानिरहित अक्षर एन बोल रहा है। अगर कोई चुपके से कॉल रिकॉर्ड भी कर ले और पुलिस के पास चला जाए तो विकास बड़ी आसानी से मुकर सकता था। वो सीधा कहता कि अमाउंट तो सामने वाला खुद बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ एन कहा था, और बस कोई भी लीगल सबूत नहीं बचता था। सबूत मिटाने के बाद उसकी दूसरी और तीसरी स्ट्रैटेजी शुरू होती थी। ये पूरी तरह से पैसे और समय का एक बहुत ही खौफनाक खेल था। इसे हाफ मनी रिटर्न ट्रिक कहते हैं। अगर विकास को जरा सी भी भनक लग जाती कि कोई विक्टिम पुलिस में शिकायत करने वाला है तो वो तुरंत लिए गए फंड का 50% हिस्सा वापस कर देता। और सबसे बड़ी चाल, वो इसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न का नाम देता था। जैसे ही आधा पैसा वापस आता, सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता और केस वहीं का वहीं कमजोर पड़ जाता। अब सवाल उठता है कि बाकी आधे पैसों का क्या? यही एंट्री होती थी उसकी टाइम डिले स्ट्रैटेजी की। मान लीजिए पहले दिन किसी ने पूरे पैसे मांगे। पहले हफ्ते में विकास बस थोड़ा सा समय मांगता था। दूसरे हफ्ते में वो किसी नए शिकार को फंसाकर उससे पैसे निकालता, और तीसरे हफ्ते में उस नए शिकार के पैसों से पुराने वाले को पेमेंट कर देता। ये एक टिपिकल पॉन्जी स्कीम थी। टाइम मांगकर वो बैकग्राउंड में एक नया जाल बुन रहा होता था। लेकिन क्या होता अगर कोई पीड़ित आधा पैसा लेने के बाद भी न माने और लगातार दबाव बनाता रहे? इसके लिए उसकी चौथी और पांचवी स्ट्रैटेजी तैयार थी, फर्जी शिकायतों का जाल। इस खेल का सबसे डरावना पहलू ये है कि इसमें असली विक्टिम ही मुजरिम बन जाता था। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर डालता तो विकास खुद जाकर पुलिस में एक रिवर्स कंप्लेंट फाइल कर देता था। उल्टा उसी इंसान पर पैसे ऐंठने का इल्जाम लगा देता था। इन फर्जी मुकदमों से ऐसा लीगल खौफ पैदा होता था कि सामने वाला इंसाफ मांगना तो दूर, खुद को जेल जाने से बचाने की जद्दोजहद में लग जाता था। अपनी मूल लड़ाई वो वहीं छोड़ देता था। जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर असली तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं थीं, ये एक फुल प्रूफ कानूनी चक्रव्यूह था। ये पांचों कदम कोई इत्तेफाक नहीं थे। एन कोड वर्ड यूज करना, आधा पैसा वापस करके शांत करना, पॉन्जी स्कीम की तरह टाइम डिले करना, फिर उल्टी शिकायतें और आखिर में फर्जी केस का ट्रैप। ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसे इतनी बारीकी से बुना गया था कि कोई भी खुद को सही साबित कर ही नहीं सकता था। कोई रास्ता बचता ही नहीं था। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये गेम कभी खत्म होगा, या फिर किसी बिल्कुल नए नाम और नए चेहरे के साथ यही खौफनाक कहानी फिर से शुरू कर दी जाएगी? क्या ये सच कभी पूरी तरह से दुनिया के सामने आ पाएगा, या इंसाफ सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर रह जाएगा? पूरा सच अगले भाग में।